नमस्कार। पिछली कुछ मुलाकातों में हमने ये समझा कि भाई हमारी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों को जानना कितना पेचीदा काम है। हाँ, मतलब हम सीधे अंदर गोता लगाकर तो देख नहीं सकते, है ना? बिल्कुल, कोई फावड़ा लेकर केंद्र तक खोदना तो मुमकिन नहीं है, जाहिर है। सही कहा। इसीलिए हमें अप्रत्यक्ष सुरागों पर, मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेस पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछली बार हमने घनत्व यानी डेंसिटी पर बात की थी। हाँ, और ये देखा था कि कैसे अलग अलग गहराई पर घनत्व बदलता है और उससे हमें परतों के बारे में कितनी अहम जानकारी मिलती है। जी हाँ। तो आज हम दो और बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोतों पर ध्यान देंगे, तापमान और दबाव। टेम्परेचर और प्रेशर। बिल्कुल। आज की हमारी इस क्या कहते हैं गहरी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ये दोनों कारक, तापमान और दबाव, कैसे मिलकर हमें पृथ्वी की उन गहराइयों की तस्वीर बनाने में मदद करते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। हाँ, ये दोनों मिलकर काफी कुछ बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत तापमान से करते हैं। हाँ बिल्कुल, तापमान से शुरू करते हैं। ये एक जानी पहचानी सी बात लगती है, जैसे जो लोग खदानों में काम करते हैं या गहरी ड्रिलिंग होती है, वहां से पता चलता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं, गर्माहट बढ़ती है। हाँ, तापमान बढ़ता है। सतह के पास तो ये बढ़ोतरी काफी तेज होती है। सुना है लगभग हर 100 मीटर पर 3 डिग्री सेल्सियस। हाँ, या यूं कहें कि हर किलोमीटर पर करीब 30 डिग्री सेल्सियस। ये शुरुआती अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये तो साफ है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है, एक तरह की भट्टी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। अगर तापमान इसी 30 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता ही चला जाए, तो पृथ्वी के केंद्र तक जो लगभग 6370 किलोमीटर गहरा है, हाँ, वहां पहुंचते पहुंचते तापमान क्या होगा? मैंने यूं ही हिसाब लगाया, ये तो करीब 1,90,000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाएगा। बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो सोच से भी परे है। इतने भयानक तापमान पर तो लोहा क्या शायद सब कुछ भाप बन जाए। तो जाहिर है तापमान बढ़ने की ये जो शुरुआती दर है, वो गहराई तक एक जैसी नहीं रहती होगी। कुछ और कहानी चल रही है अंदर। आपकी गणना और आपका संदेह दोनों बिल्कुल सही है। तापमान बढ़ने की ये शुरुआती तेज रफ्तार जो है, वो गहराई तक कायम नहीं रहती। अच्छा, क्यों? असल में इसका एक बड़ा कारण है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। हाँ, क्रस्ट। उसमें मौजूद कुछ खास किस्म के पत्थर हैं, खासकर ग्रेनाइट जैसे। इन चट्टानों में क्या होता है कि कुछ रेडियोधर्मी, मतलब विकिरण छोड़ने वाले तत्व होते हैं। रेडियोधर्मी? जैसे यूरेनियम। हाँ, जैसे यूरेनियम और थोरियम। इन तत्वों के परमाणु वो प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे टूटते रहते हैं, जिसे हम प्राकृतिक क्षय या नेचुरल डिके कहते हैं। अच्छा। और इस प्रक्रिया में लगातार गर्मी पैदा होती रहती है। अरे वाह, तो ये रेडियोधर्मी तत्व पृथ्वी की ऊपरी परत में एक तरह से छुपे हुए हीटर की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, खास तौर पर ऊपरी हिस्सों में। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन गर्मी पैदा करने वाले रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा जैसे जैसे हम और गहरे जाते हैं, खास तौर पर क्रस्ट से नीचे मेंटल में, वैसे वैसे कम होती जाती है। मतलब अंदर गर्मी पैदा करने वाले स्रोत कम हो जाते हैं। हाँ, जो मुख्य स्रोत है ऊपरी परत वाले, वो कम घने हो जाते हैं नीचे। नतीजा ये होता है कि तापमान बढ़ने की दर वो धीमी पड़ जाती है। अच्छा, रेट कम हो जाता है। हाँ, रेट कम हो जाता है। तापमान तो फिर भी बढ़ता है, क्योंकि हम गर्म केंद्र के करीब जा रहे हैं और ऊपर से दबाव भी है, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से सतह के पास बढ़ रहा था। समझ गया। ये समझने में तो वैज्ञानिकों को भी समय लगा होगा कि ये दर बदल क्यों रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर अगर 1,90,000 डिग्री नहीं, तो पृथ्वी के केंद्र का असल अनुमानित तापमान कितना है? देखिए, मौजूदा वैज्ञानिक अध्ययनों और गणनाओं के आधार पर पृथ्वी के केंद्र यानी कोर का तापमान लगभग 5,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है। 5,000? हाँ, इसमें लगभग 500 डिग्री कम या ज्यादा होने की गुंजाइश रहती है। तो देखिए, आपकी वो शुरुआती गणना 1,90,000 डिग्री सेल्सियस और ये वैज्ञानिक अनुमान 5,000 डिग्री सेल्सियस, कितना बड़ा फासला है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। ये फासला ही हमें बताता है कि सिर्फ सतह की दर को अंदर तक लागू नहीं कर सकते। रेडियोधर्मी क्षय की भूमिका और उसका गहराई के साथ कम होना, इसी को समझना हमें इस पहेली को सुलझाने में मदद करता है। समझ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये 5,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी तो भाई बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है। ये तापमान पृथ्वी के अंदर की हर चीज को पिघला क्यों नहीं देता? क्या यहाँ पर वो दूसरा वाला कारक, मतलब दबाव का खेल शुरू होता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर दबाव यानी प्रेशर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दबाव
ये समझना तो शायद आसान है कि हम जितना गहरा जाएंगे हमारे ऊपर चट्टानों का वजन उतना ही बढ़ता जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे पानी में गहराई बढ़ने पर दबाव बढ़ता है वैसे चट्टानों के नीचे भी होता है। हाँ। लेकिन दबाव का असर सिर्फ वजन डालने तक सीमित नहीं है और यहीं पर चीजें और गहरी होती हैं। पहले वैज्ञानिक ये सोचते थे कि पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों में जो चट्टानों का भारीपन या ज्यादा घनत्व पाया जाता है ना, हाँ, डेंसिटी, हाँ, उसका एकमात्र कारण ऊपर की चट्टानों का बढ़ता हुआ दबाव है। यानी ये माना जाता था कि दबाव चट्टानों को भयंकर रूप से दबाकर उन्हें बहुत ज्यादा सघन या डेंस बना देता है। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है। दबाव बढ़ेगा तो चीजें सिकुड़ेंगी और भारी होंगी। कुछ हद तक ये होता भी है। दबाव निश्चित रूप से घनत्व को बढ़ाता है, लेकिन और ये जानना बहुत जरूरी है, क्या किसी भी पदार्थ को, चाहे वो कितनी भी मजबूत चट्टान क्यों ना हो, सिर्फ दबाव बढ़ाकर एक सीमा से ज्यादा नहीं दबाया जा सकता। उसे असीमित रूप से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हर पदार्थ की अपनी एक लिमिट होती है कि वो कितना दब सकता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि सिर्फ दबाव के आधार पर घनत्व की गणना करें तो कोर में जो घनत्व मिलता है लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, वो संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम सतह की किसी चट्टान पर कोर जितना दबाव डाल भी दें तो भी वो उतनी भारी नहीं होगी। एकदम सही। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग और जटिल गणनाएं यही बताती हैं। दबाव कोर के घनत्व को बढ़ाने में योगदान तो देता है, पर अकेले दम पर वो इतना ज्यादा घनत्व पैदा नहीं कर सकता। अरे, दबाव की सीमा हमें एक, क्या कहते हैं, चौंकाने वाली सच्चाई की ओर ले जाती है। क्या है वो सच्चाई? कि पृथ्वी का केंद्र सिर्फ दबा हुआ नहीं है, बल्कि उसकी बनावटी सतह से बिल्कुल अलग है। उसे ऐसे पदार्थ से बना होना ही पड़ेगा जो स्वभाव से ही बहुत भारी हो। तो दबाव की सीमाओं ने हमें पदार्थ की प्रकृति के बारे में सुराग दे दिया। ये तो कमाल का कनेक्शन है। तो फिर कोर किससे बना है? भारी पदार्थ मतलब? और यहीं पर हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हमें बताते हैं कि पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से बहुत भारी धातुओं, लोहा यानी आयरन, लोहा, अच्छा, और कुछ मात्रा में निकल से बना है। इसीलिए इसे कई बार निफे यानी निकल और फेरम यानी लोहा भी कहा जाता है। निफे, हाँ। इन धातुओं का स्वाभाविक घनत्व ही बहुत ज्यादा होता है, जो दबाव के साथ मिलकर कोर के अत्यधिक घनत्व की व्याख्या करता है। तो दबाव ने हमें न सिर्फ घनत्व के बारे में सोचने पर मजबूर किया, बल्कि कोर की संरचना तक पहुंचा दिया कि वो लोहे और निकल का बना है। हाँ, और दबाव का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसका आपने पहले तापमान के संदर्भ में इशारा किया था, वो गलनांक वाला। हाँ, ये पदार्थों के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर असर डालता है। गलनांक मतलब वो तापमान जिस पर कोई ठोस चीज पिघलकर तरल बन जाती है। सही। सामान्य अनुभव तो यही है कि चीजें गर्म करने पर पिघलती हैं, लेकिन जब हम अत्यधिक दबाव की बात करते हैं तो ज्यादातर पदार्थों, खासकर चट्टानों और धातुओं के लिए कहानी थोड़ी बदल जाती है। कैसे? दबाव बढ़ने से उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब उन्हें पिघलाने के लिए और भी ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण है समझने के लिए? बिल्कुल, प्रेशर कुकर सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, भाप के कारण दबाव बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दबाव के कारण पानी सामान्य 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलता, बल्कि करीब 120-125 डिग्री सेल्सियस पर जाकर उबलता है। अरे हाँ, इसी वजह से तो खाना जल्दी पकता है, क्योंकि पानी के उबलने से पहले ही ज्यादा तापमान मिल पाता है। सही बात है। तो ज्यादा दबाव मतलब पिघलने या उबलने के लिए ज्यादा गर्मी चाहिए। ठीक यही सिद्धांत पृथ्वी के अंदर काम करता है। हालांकि पृथ्वी के केंद्र का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत है। लेकिन वहाँ दबाव भी कल्पना से परे है। हमारी सतह पर वायुमंडल के दबाव से लगभग 30 से 40 लाख गुना। 30 से 40 लाख गुना? अंदाजा लगाना भी मुश्किल है ये कितना दबाव है। हाँ, तो इस भयंकर दबाव के कारण कोर में मौजूद लोहे और निकल का गलनांक उनके मौजूदा तापमान से भी ऊपर चला जाता है। और इसीलिए अत्यधिक तापमान के बावजूद पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा, जिसे हम आंतरिक कोर कहते हैं, वो ठोस है। हाँ, वो ठोस अवस्था में है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। इस घटना को कभी कभी प्रेशर फ्रीजिंग या दबाव जनित जमाव भी कहते हैं। प्रेशर फ्रीजिंग? हाँ, मतलब इतना ज्यादा दबाव कि वो चीज को पिघलनी ना दे, भले ही तापमान पिघलने लायक हो। वाह, ये तो सचमुच चौंकाने वाला है कि इतनी गर्मी में भी कोई चीज ठोस रह सकती है।
सिर्फ दबाव के कारण, है ना? तो अगर हम अब तक की बातों को समेटें, तापमान गहराई के साथ बढ़ता है पर बढ़ने की रफ्तार कम होती जाती है। सही। दबाव गहराई के साथ लगातार और तेजी से बढ़ता है। हाँ। और ये बढ़ा हुआ दबाव चीजों का पिघलना मुश्किल बना देता है, यानी गलनांक को बढ़ा देता है। आपने बिल्कुल सही सारांश प्रस्तुत किया है। और अब हम इन दोनों तापमान और दबाव की आपसी खींचतान या परस्पर क्रिया को समझ सकते हैं। अच्छा, इनका इंटरप्ले। हाँ, इंटरप्ले यही खींचतान तय करती है कि पृथ्वी की अलग अलग गहराइयों पर पदार्थ किस अवस्था में होगा, ठोस, तरल या कुछ बीच का, जैसे प्लास्टिक जैसा। तो ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, कहाँ सख्त चट्टान है, कहाँ पिघला हुआ लावा, कहाँ कुछ और। हाँ, काफी हद तक। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपरी हिस्से में एक परत है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर, हाँ, दुर्बलता मंडल। हाँ, ये लगभग 100 से 250-300 किलोमीटर की गहराई तक हो सकती है। यहाँ तापमान इतना ज्यादा है कि चट्टानें पिघलने के करीब पहुँच जाती हैं, लेकिन दबाव उतना ज्यादा नहीं है कि उन्हें पूरी तरह ठोस रख सके। तो नतीजा, यहाँ की चट्टानें पूरी तरह पिघलती तो नहीं, पर एक गाढ़े शहद या प्लास्टिक की तरह नरम और लचीली हो जाती हैं। ये परत आंशिक रूप से पिघली हुई मानी जाती है। अच्छा। इसी कमजोर परत पर हमारी महाद्वीपीय प्लेटें तैरती हैं, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ तापमान का असर दबाव पर भारी पड़ रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। और इसके ठीक विपरीत आंतरिक कोर है। बिल्कुल। आंतरिक कोर में तापमान तो चरम पर है, लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दबाव भी अपनी इंतहा पर है, 30-40 लाख गुना वायुमंडलीय दबाव। हाँ। यहाँ दबाव का प्रभाव तापमान पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो लोहे और निकल को पिघलने ही नहीं देता और आंतरिक कोर ठोस बना रहता है। ये प्रेशर फ्रीजिंग का एकदम साफ उदाहरण है। लेकिन आंतरिक कोर के ठीक ऊपर बाहरी कोर है, आउटर कोर, और वो तो तरल है। ऐसा क्यों? वहाँ क्या अलग हो रहा है? हाँ, बाहरी कोर एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ तापमान और दबाव का संतुलन ऐसा है कि वहाँ मौजूद लोहा निकल मिश्र धातु पिघल जाती है। मतलब वहाँ तापमान जीत जाता है। हाँ, कह सकते हैं। वहाँ तापमान इतना ज्यादा है कि उस विशिष्ट गहराई पर मौजूद दबाव के बावजूद वो गलनांक को पार कर जाता है। लेकिन दबाव आंतरिक कोर जितना ज्यादा नहीं है। अच्छा, दबाव कम है थोड़ा। हाँ, आंतरिक कोर से कम है, पर इतना है कि पदार्थ को गैस नहीं बनने देता, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि उसे ठोस बना दे, तो पदार्थ तरल अवस्था में रह पाता है। तो ये तापमान और दबाव के बीच एक बड़ा नाजुक सा बैलेंस है जो तय करता है कि पृथ्वी की कौन सी परत ठोस होगी, कौन सी तरल और कौन सी प्लास्टिक जैसी नरम। एकदम सही। और इस तरह सिर्फ तापमान और दबाव के अध्ययन से, जो कि पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को जानने के महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। हाँ, हम पृथ्वी की मुख्य परतों, ठोस क्रस्ट, प्लास्टिक जैसा एस्थेनोस्फीयर, बाकी ठोस मेंटल, तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर, इनकी भौतिक अवस्था का काफी अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सब हमने सिस्मिक तरंगों के ज्यादा डिटेल में जाए बिना ही समझ लिया है। हाँ, उनकी बात हम शायद अगली बार करेंगे। तो ये तापमान और दबाव सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो पृथ्वी के अंदरूनी रहस्यों को खोलने वाली चाबियां हैं। मुख्य बातें ये रहीं कि तापमान और दबाव दोनों गहराई के साथ बढ़ते हैं, लेकिन उनके प्रभाव सीधे सपाट नहीं है। तापमान की बढ़ोतरी की दर बदलती है। हाँ। और दबाव गलनांक को बदलकर पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करता है। इनकी आपसी क्रिया ही पृथ्वी की परतों का मिजाज तय करती है। तो ये सब जानने का क्या मतलब है? ये जानकारी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका महत्व बहुत व्यावहारिक और गहरा है। इन मूलभूत शक्तियों, तापमान और दबाव को समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारी पृथ्वी वैसा व्यवहार क्यों करती है जैसा वो करती है। जैसे उदाहरण के लिए मेंटल के कुछ हिस्सों का आंशिक रूप से पिघला होना, जैसे एस्थेनोस्फीयर, वही तो सतह पर आने वाले मैग्मा का स्रोत बनता है। हाँ, जिससे ज्वालामुखी फटते हैं। बिल्कुल, और नई जमीन बनती है। और जैसा हमने देखा, तरल बाहरी कोर का होना और उसका घुमना, वही पृथ्वी के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमें बचाता है। हाँ, ये चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य कवच की तरह हमें सूरज से आने वाले खतरनाक विकिरण से बचाता है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। ये विषय तो अपने आप में भविष्य की चर्चाओं के लिए काफी बड़े हैं,
तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी की पूरी कार्यप्रणाली, उसके ज्वालामुखी, उसका चुंबकीय कवच, इन सब की बुनियाद है ये तापमान और दबाव का खेल। निश्चित रूप से। और यहीं से एक और दिलचस्प सवाल या विचार उभरता है जो तापमान और दबाव के इसी रिश्ते पर आधारित है। बताइए, क्या सवाल है? हमने ये समझा कि दबाव बढ़ने से गलनांक बढ़ता है, मतलब चीजों का पिघलना मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो इसका उल्टा भी तो सच होगा कि अगर दबाव कम हो जाए तो गलनांक भी कम हो जाएगा। हाँ, पिघलना आसान हो जाएगा। सही। तो अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी के भीतर गहराई में किसी खास इलाके में दबाव अचानक कम हो जाए? अचानक कम कैसे? शायद किसी बड़े भ्रंश यानी फॉल्ट के बनने या उसके खिसकने की वजह से। अगर ऐसा होता है तो क्या उस जगह की चट्टानें जो पहले ठोस थीं, दबाव कम होने के कारण अचानक पिघल सकती हैं? अच्छा। भले ही वहां पहले से कोई पिघले हुए मैग्मा का भंडार या चेंबर न मौजूद हो, क्या सिर्फ दबाव में कमी आने से ही स्थानीय रूप से मैग्मा पैदा हो सकता है और सतह पर ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को जन्म दे सकता है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जरूरी नहीं कि नीचे हमेशा गर्म पिघला हुआ मैग्मा तैयार बैठा हो, शायद दबाव में अचानक गिरावट भी ठोस चट्टान को पिघला सकती है। हाँ, ये एक संभावना है जिस पर वैज्ञानिक विचार करते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प विचार है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, और ये हमें हमारी अगली चर्चा के लिए भी बढ़िया जमीन तैयार करता है। बिल्कुल। जहां हम पृथ्वी के अंदर झांकने के एक और शक्तिशाली तरीके, सिस्मिक तरंगों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वो हमें इन परतों के बारे में और क्या बारीकियां बताती हैं। हाँ, वो भी बहुत